उठो हिंद के वीर सपूतों, अपने वतन का सम्मान करो। भारत माँ की धरती से शिक्षा का उद्गार करो। भारत माँ की धरती से शिक्षा का उद्गार करो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य चुनेंगे ज्ञान से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, चलो आज की वीडियो पाने को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख ही चुके हैं कि वीडियो क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ की प्रथम चैप्टर की चौथी वीडियो है, यानी कि 4 नंबर की वीडियो है। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बिल्कुल अच्छी प्रकार से और बहुत ही बारीकी से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझा। ओके, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ओके, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के उदाहरण को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। ओके, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ऐसे ही कंटेंट मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, चलो वीडियो को बेस्ट करते हुए अच्छी प्रकार से हम लोग इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ गए अपनी व्हाइट बोर्ड पे और यहाँ पे हम लोगों के सामने हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उदाहरण नंबर 1 है। कौन सा उदाहरण नंबर 1 है? और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपना वीडियो लेक्चर 4 है। ओके, यहाँ पे मेरा उदाहरण है इस प्रकार से कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ओके, इतना तो सुना है क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसी पहले की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने अच्छी प्रकार से जाना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और कैसे क्या होता है। ओके, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने की एक प्रक्रिया या एक विधि है जिसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ओके, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम का उपयोग करके एचसीएफ को परिकलित करने की एक प्रक्रिया या एक विधि है। इसको भी आप इस प्रकार से कह सकते हो। ओके, तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने अच्छी प्रकार से जाना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने की एक विधि या एक रचना या एक प्रक्रिया है। ओके, इतना तो हम लोग जानते हैं। दोस्तों, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है इसको निकालने के लिए ना, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके एचसीएफ को निकालने के लिए 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। ओके, सबसे पहले हम उन 3 स्टेप को सरसरी निगाह से देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसको अपने एग्जाम्पल को ले लेते हैं। ओके, तो दोस्तों, यहाँ पे होता है कि सबसे पहले हमें दो धनात्मक पूर्णांक लेना पड़ता है। ओके, दो धनात्मक पूर्णांक जब लेंगे तब उन धनात्मक पूर्णांकों में ना हमें जो बड़ी संख्या होगी, ओके, उसको हम मानेंगे भाज्य ना, और जो छोटी संख्या होगी उसको मानेंगे भाजक। ओके, क्योंकि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है दोस्तों, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम का उपयोग करके बनाया गया है या उसी का उपयोग करके हल किया जाता है, इसलिए ना। तो इसलिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है इसको फॉलो करके इसको हल करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उसको यहाँ पे भाज्य के रूप में रखेंगे और जो छोटी संख्या है उसको भाज्य के रूप में रखेंगे। ओके, जब हम इतना कर लेंगे तब हम उन दोनों संख्याओं पर, यानी कि भाज्य और भाजक वाली पे, हम यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। ये हमारा होता है चरण प्रथम। कौन सा चरण प्रथम होता है कि हम उन दोनों संख्याओं पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। ओके, जब हम करेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, इतना जब करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि हमारा जो शेषफल है वह 0 के बराबर आया है या नहीं। अगर 0 के बराबर आया है तब हम प्रक्रिया को ही समाप्त कर देते हैं और फिर कह देते हैं कि हमारा एचसीएफ जो यहाँ पे भाजक है वही हो जाएगा। अगर 0 नहीं आया शेषफल तो हम इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं, यानी कि सेकंड टर्म की ओर आगे बढ़ते हैं और फिर भाजक और जो शेषफल है उनका उपयोग करके हम फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम तब तक जारी रखते हैं जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं रहता। ओके, जब शेषफल 0 रहता है तब हम कहते हैं कि हमारा जो एचसीएफ है वह क्या है, वह भाजक ही हमारा एचसीएफ। ओके, दोस्तों, ये तो हम लोगों ने जाना कैसे होता है। तो आओ अब यहाँ पे उसी माध्यम से यहाँ पे हम अपने उदाहरण नंबर 1 को हल करते हैं और आप लोग बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अच्छी प्रकार से देखते हैं। ओके, कैसे हल होता है। तो चलो यहाँ पे हल करते हैं। ओके, देखो दोस्तों, यहाँ पे है उदाहरण नंबर 1 कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो हम करते हैं ना, यहाँ पे हम डालते हैं हल ना या सॉल्व। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल, क्योंकि 12576 और
4052 में अगर देखेंगे तो यहाँ 12,576 4052 से बड़ा है। ओके, क्या है कि 12,576 ग्रेटर देन 4052। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इस पर हम यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका का उपयोग करेंगे ना। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे कि 12,576 और 4052 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पे हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया कि 12,576 यहाँ पे जो ग्रेटर देन है और 4052 है पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पे। तो दोस्तों हम जानते हैं जो अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो प्रमेयिका जो यानी यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका है उसका और ये एल्गोरिथम का उपयोग करके एस को निकालने की एक प्रक्रिया एक विधि होगी। तो इसमें हम आपसे भी बात है कि यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। तो प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका को आप लोगों ने जाना कि जो यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका है वो ये है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर का मान 0 स्मॉलर देन इक्वल आर और स्मॉलर देन बी। ठीक है ना, यानी कि ये है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, ओके, और प्लस शेषफल, यही है ना। ये है अपनी यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका। और ये कहां से कहां तक है, ये है कि 0 स्मॉलर देन इक्वल आर और स्मॉलर देन बी ना, यानी कि 0 जो होगा वो सदैव या तो शेषफल के बराबर होगा या शेषफल से सदैव छोटा होगा, लेकिन कभी भी शेषफल से बड़ा नहीं होगा। और बी जो होगा यानी कि जो यहाँ पे भाजक होगा वो शेषफल से सदैव बड़ा होगा ना, या जो शेषफल है वो 0 से सदैव बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और भाजक से सदैव छोटा होगा। ओके, तो ये है अपना प्रमेयिका ना, आप लोग बिल्कुल अच्छी प्रकार से जानते हो। तो अब हमें इसी रूप में इस संख्या को यानी कि 12,576 और यहाँ पे जो 4052 है इनको अब इस रूप में हमें रखना है। ओके, तो जब हम इस रूप में इनको रखेंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 2 ही अंक है ना, यानी कि भाज्य है और भाजक है। तो जब हम यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका है यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल है, इस रूप में हमें इसको बनाना पड़ेगा ना। 12,576 और 4052 को ना, इसका एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका है इस रूप में यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप में हमें इस संख्या को बनाना पड़ेगा ना। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम भाजक से भाज्य में भाग देंगे ना, हम भाजक से भाज्य में भाग देंगे। तो यहाँ पे हम एक साइड के रूप में इसको एक अलग से ना, इसको हम एक अलग से मतलब करते हैं ना, रफ कार में इसको हम यहाँ पे करते हैं, फिर जो आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे तो हम लिखेंगे 12,576 भागे 4052। ओके, जब हम इतना करेंगे तो हम फिर यहाँ पे भाग देंगे, हम यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बार में। यहाँ जब करेंगे 3 दूनी 6 और 5 3 15 और 1 अच्छा 3 12 तो हो जाएगा 0 2 और 4। ओके, तो ये अपना आ गया यहाँ पे भागफल और ये यहाँ पे हो गया शेषफल और ये हो गया भाज्य और ये हो गया भाजक। ओके, ये हो गया ना। तो देखो अब हमने ये जो हमारी जो संख्याएं थी 12,576 और 4052 इसको हमने भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल यानी कि यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका है उस रूप में हमने प्राप्त कर लिया। वो कैसे, वैसे यहाँ पे हम इसको लिख देंगे कि भाज्य, ठीक है ना, हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक भागफल और प्लस शेषफल। ओके, तो अब मान रख देंगे हम, तुम्हारा क्या है 12,576 बराबर 4052 और गुणित 3 प्लस 420। ओके, तो देखो दोस्तों हमने 12,576 और 4052 को जो यहाँ पे सिर्फ भाज्य और भाजक थे उनको हमने भाग देकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप में हमने अच्छी प्रकार से प्राप्त कर लिया। ओके, तो हमने यहाँ पे इनको प्राप्त कर लिया तो हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं को यहाँ पे रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका का प्रयोग करने पर ना निम्न प्राप्त करते हैं। तो वही तो किया हमने
ये जो मान थे इनको हमने यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका है उस रूप में हमने इनको प्राप्त कर लिया। जब हमें ये प्राप्त हो गए तो हम इनको अब यहाँ पे लिख देंगे ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे यहाँ पे स्टेप फर्स्ट चल रहा है, हमने पहले बताया था। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 12,576 बराबर 4,052 गुणित 3 प्लस 420। ओके, तो यहाँ पे हमने एक स्टेप को कंप्लीट कर लिया ना, हमने एक स्टेप को कंप्लीट कर लिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या शेषफल 0 आया है कि नहीं ना? शेषफल 0 आया है कि नहीं। अगर शेषफल 0 आता है तो हम इस प्रक्रिया को यहीं पे समाप्त कर देंगे और हम कह देंगे कि हमारा जो भाजक है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे तो जो अपना शेषफल है वो 420 है, तो क्या 420 जो है वो 0 के बराबर है? नहीं है। जो 420 0 के बराबर नहीं है, तो क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इस प्रक्रिया को हमें तब तक जारी रखना पड़ता है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। जैसे 0 आता है तो हम प्रक्रिया को समाप्त कर देते हैं। ओके, और अपने भाजक को एचसीएफ के रूप में लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब 420 0 के बराबर नहीं है तब यहाँ पे हम इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे ना। तब हम सेकेंड स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। तब हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्योंकि ना, यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड स्टेप में, क्योंकि 420 बराबर 0 नहीं है, इसलिए अब नए भाजक ना 420 और नए शेषफल यहाँ पे 4,052 है, सॉरी 4,052 और नए शेषफल 420 और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। देखो दोस्तों, हम क्योंकि जो अपना भाज्य है यहाँ पे 452 है, सॉरी 4,052 है, और जो शेषफल है यहाँ पे जो भाजक है 4,052 और जो शेषफल था वो 420 था ना। तो यहाँ पे लिखा है कि नए भाजक 4,052 और नए शेषफल 420। यहाँ पे नया शब्द इसलिए जुड़ा क्योंकि यहाँ पे एक ही बार प्रक्रिया की गई है कि 12,576 में जब हमने 4,052 को भाग दिया तो यहाँ पे हमारा एक नया भाजक था ना, जो 12,576 में भाग दिया। ये नया भाजक 452 जो है इसी से हमने 12,576 में भाग दिया, और जब भाग दिया तो हमें नया शेषफल 420 प्राप्त हुआ। तो इसलिए यहाँ पे दोनों के लिए नया शब्द प्रयुक्त हुआ है। ओके, तो इससे आपको कंफ्यूज मत होइएगा। तो जब हम इतना करेंगे 420 बराबर, सॉरी 420 बराबर 0 नहीं है, इसलिए आप नए भाजक 4,052 और नए शेषफल 420 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। फिर वही प्रक्रिया हम करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये प्रक्रिया 4,052 पे। तो हम लिखेंगे 4,052 बराबर 420। ओके, यहाँ पे हमने भाज्य जो है 4,052 और शेषफल जो था पहले वो अब भाजक बन गया तो 420, यानी कि हमने अब यहाँ पे नया भाज्य 4,052 और नया भाजक 420 को प्राप्त कर लिया। अब इस बार हमें यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका का प्रयोग करना है, तो फिर हम प्रक्रिया वही करेंगे ना। फिर यही प्रक्रिया यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फिर वही करेंगे काम। ओके, तो चलो यहीं पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है तो इसी में से कर लेते हैं ना, ठीक है। 420 यहाँ पे है और 420 यहाँ पे भी, ओके, और 4,052 यहाँ पे है और 4,052 यहाँ पे है, तो हम रख लेंगे ना। तो इसी में हम कर देते हैं। तो 4,052 करेंगे जब हम 4,052, ये अपना हो गया भाजक और ये हो गया भाज्य। जब हम इसमें भाग देंगे तो क्या करेंगे, अब हम करेंगे 9 बार ना। तो 9 बार करेंगे तो 9 0 0 और 9 18 कहीं 8 हंसी लगा 1 और 9 चौक 36 1 37। ओके, तो यहाँ पे आएगा 2 और 15 में 4 गई 7 और अब यहाँ पे 9 में से 7 गई 2। तो यहाँ पे हमारा हो गया शेषफल 272 और अपना भागफल हो गया 9 और भाजक हो गया 420 और भागफल हो गया अपना 4,052। ओके, इतना हो गया। तो अब हम इसको भी इसी रूप में लिख देंगे। तो क्या होगा, जब भाजक और भाजक गुणित भागफल प्रशेष पर, यानी कि जो अपनी प्रमेयिका है यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका है, जब इसको हम इसी रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कि
4052 बराबर 420 गुणित 9 प्लस 272। अब यहाँ पे हमें इस रूप में प्राप्त हो गया ये चीज, ओके ना, इस रूप में प्राप्त हो गया। तो अब हम इसको उठा के यहाँ पे रख लेंगे ना, यहाँ पे रख लेंगे, तो रख लेंगे 4052 बराबर 420 और यहाँ पे जो बचा है गुणित 9 और प्लस 272। अब हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, ओके। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आता है ना, फाइनल रिजल्ट आता है यानी जो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल है ना, क्योंकि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका है ना, तो हमें यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे ये है, तो हमें इसको यहाँ पे रखना है, न कि ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं इनको रखना है। हमें इन सब चीजों को जो यहाँ पे है ये चीजें, इनको हमें नहीं रखना है। हमें जो अपनी यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका के रूप का है ना, इसे यहाँ पे ये हमें प्राप्त हो गया है ये, और इसके पहले जो प्राप्त हुआ था वो, तो इस रूप में हमें जो यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका के रूप में जो हमें प्राप्त हो रहे हैं उन्हीं को यहाँ पे हमें लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि इतने पर यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका का प्रयोग करें पर हमें नहीं प्राप्त है, तो हमें यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका को ही का जो माना है उसी को यहाँ पे हमें लिखना है, ओके। और इसको हमें नहीं लिखना है। क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं? हाँ क्लियर है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इतना लिखा, ओके। अब देखते हैं फिर यहाँ पे हमारे सामने कंडीशन अगली आती है, क्योंकि यहाँ पे जो शेषफल है 272 है, ये भी 0 के बराबर नहीं है या 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, इस पर भी यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यही लिख देते हैं ना, थर्ड स्टेप में लिखे हुए हैं, चूंकि 272 बराबर 0 नहीं है, इसलिए नए भाजक 420 और नए शेषफल 272 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर ओके प्राप्त होता है ना। देखो, तो अब फिर यही भी हम करेंगे। अब कितने को लिया हमने, अब यहाँ पे लेंगे 420 और 272 पे, अब फिर वही हम प्रक्रिया करेंगे। अब 420 और 272 पे, यानी कि जो अपना यहाँ पे नया जो भाजक था इसमें और नया जो शेषफल था इसमें, तो इन दोनों पर हम अब यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका का फिर उपयोग करेंगे। तो हम फिर यही वही काम करते हैं यहाँ पे, और हमें जो चीजें लिखना है जिन पर हमें यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका का प्रयोग करना है वो यहाँ पे है। इनकी शेषफल 272 था, तो ये अपना भाजक बन गया, और जो 420 अपना था वो अपना भाज्य बन गया। तो यहाँ पे हम शेषफल को भाजक के रूप में कर देते हैं, और जो अपना भाजक था उसको हम भाज्य के रूप में कर देंगे ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 420। अब हम यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे एक बार तो 272, 10 में से 2 गया 8 और 11 में 7 गया 4 और फिर 1 आ गया ना। ये अपना हो गया शेषफल, ये हो गया भागफल, ये हो गया भाज्य, हो गया भाजक, ओके। तो अगर हम इनको यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम इनको लिखेंगे कि 420 बराबर 272 गुणित 1 प्लस 148, ये हो गया। तो जब हमें इतना प्राप्त हो गया जो कि यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका के रूप में है, तो हम इनको उठा के यहाँ पे रख लेंगे, ओके। चलो लिख लेते हैं, हम लिखेंगे 420 बराबर 272 गुणित 1 प्लस 148। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी शेषफल 0 नहीं है, ओके। जब शेषफल यहाँ पे 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने इससे पहले जब देखा अपने इस तीनों जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, उनके जब चरणों को देखा तो हमें क्या देखा, हमने तीसरे चरण में ये देखा, इस प्रक्रिया को हम तब तक जारी रखते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता, तो इस प्रक्रिया को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता, ओके। तो फिर हम आगे की ओर अप्लाई करेंगे यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका को, ओके। तो यहाँ पे हम देख लेंगे क्योंकि 148 बराबर 0 नहीं है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 148 इज नॉट इक्वल 0 ना। इसलिए अब नए भाजक ना, अब नए भाजक 272 और नए शेषफल 148 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, ओके, हम निम्न प्राप्त करते हैं। तो जब हम इतना करेंगे तो फिर हम यहाँ आगे क्यों कर लेंगे, ओके। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे 148 जो है वो
जो शेषफल है, नया शेषफल, और 272 जो नया भाजक है ना, तो इन पर हमें यूक्लिड विभाजन की प्रमेय का उपयोग करना है। तो जो अपना 272 है ये भाज्य हो जाएगा, 148 जो है शेषफल वो भाजक बन जाएगा ना, यानी कि ये जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा और शेषफल था वो भाजक बन जाएगा। तो यही करना है हमें। यहाँ पे 148 जो है वो यहाँ पे हो जाएगा भाजक, तो यहाँ पे 148 अपना भाजक के रूप में है और 272 अपना भाज्य के रूप में होगा, 272 अपना भाज्य के रूप में हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम फिर करेंगे, यहाँ पे एक बढ़ जाएगा 148। ओके, अब 12 में से 8 गया 4, फिर 6 में से 4 गया 2, फिर 1 में से गया 1 ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे शेषफल 124 हुआ, भागफल अपना 1 हुआ, भाजक यहाँ पे 148 और भाज्य 272। अगर इनको हम यूक्लिड विभाजन की प्रमेय के रूप में लिखेंगे तो ये इस प्रकार से होगा कि 272 बराबर 148 गुणित 1 प्लस 124। ओके, तो जब हम इतना प्राप्त करेंगे तो इनको हम फिर यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे कि 272 बराबर 148 गुणित 1 और प्लस 124। ओके, हाँ देखो दोस्तों अब यहाँ पे जो अपना शेषफल आया है, ओके, यहाँ पे जो अपना शेषफल है तो 124 है, यानी कि 0 है नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम उसी प्रक्रिया को फिर अप्लाई करेंगे, यानी कि अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्योंकि 124 इज नॉट इक्वल 0, इसलिए अब नए भाजक 148 और नए शेषफल 124 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर हम निम्नलिखित प्राप्त करते हैं। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे हम 148 और 124 को लेकर उस पर यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ओके, यानी कि इसको हम बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप में प्राप्त करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही प्रक्रिया फिर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमारे लिए 148 जो यहाँ पे नया भाजक है और 124 जो नया अपना यहाँ पे शेषफल है, जब हम उन पर अप्लाई करेंगे तो 148 अपना नया भाज्य बनेगा और जो 124 है वो क्या होगा, अपना नया भाजक बनेगा। ओके, चलो अब हम उस पर देखते हैं ना। जब हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले इसको हटा लेंगे और फिर यहाँ पे हमारे लिए जो 148 है वो यहाँ पे भाज्य बनेगा। ओके, अब यहाँ पे जो अपना 148 है वो यहाँ पे भाज्य बनेगा और 124 अपना भाजक बनेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे भाजक के रूप में 124 है और 148 को हम भाज्य के रूप में लिख देते हैं। तो 148 जब हम इसमें भाग की प्रक्रिया को अप्लाई करेंगे तो एक बार अप्लाई होगा। ओके, एक बार जाएगा 124 और यहाँ पे शेषफल अपना 24 जाएगा। ओके, ये अपना शेषफल 24 आ गया, ये भागफल अपना 1 आया और 148 यहाँ पे भाज्य है और 124 भाजक। क्योंकि अब यहाँ पे दोस्तों देखो जब हम इसको यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से प्राप्त होगा कि 148 बराबर 124 गुणित 1 प्लस 24। ओके, जब हमें यहाँ पे इस प्रकार से प्राप्त होगा दोस्तों तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे इस साइड में अपनी तरफ लिख लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 148 बराबर 124 गुणित 1 प्लस 24। ओके, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आप लोग देखते जाइए दोस्तों ना, यहाँ पे जो 24 अपना शेषफल आया है क्या वो 0 के बराबर है, यानी कि शेषफल जो है तो यहाँ पे 24 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें तो 0 शेषफल लाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इसी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे। ओके, इसी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम अब 124 और 24 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से क्योंकि 24 नॉट इक्वल 0। ओके, इसलिए अब नए भाजक ना नए भाजक 124 और नए शेषफल 24 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर निम्न प्राप्त करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम 124 और 24 पर यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे जो अपना 124 है ये अपना भाज्य के रूप में बनेगा और 24 जो है वो भाजक के रूप में बनेगा। तो जब फिर यही करते हैं। अब यहाँ पे जगह थोड़ा कम है तो इसलिए यहाँ पे हम इस साइड में इसको लिख देते हैं ना, थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं। ओके, आप लोग समझ लीजिएगा। तो देखो अब यहाँ पे 124 है अपना भाज्य बनेगा और जो 24 है वो भाजक बनेगा ना। तो 124
24। ओके, तो यहाँ पे 5 बार जब हम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120 4, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा 4 से आ गया 5, यहाँ पे भागफल 124 भाज्य और 24 भाज्य हो गया। ओके दोस्तों, अगर हम इसको इक्विवेलेंट की प्रमेय के रूप में लिखेंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि 124 बराबर 24 गुणित 5 प्लस 4। ओके, तो जब हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट की प्रमेय के रूप में ये प्राप्त हो गया इस रूप में ना, तो हम इनको उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि 124 बराबर 24 गुणित 5 प्लस 4। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ भी शेषफल अभी जीरो नहीं है। ओके, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमें इस प्रक्रिया को तब तक अप्लाई करना है जब तक कि शेषफल हमारा जीरो नहीं आता। जैसे ही जीरो आ जाएगा तो हम इस प्रक्रिया को ही समाप्त करेंगे, और जो अपना यहाँ पे भाजक होगा उसको हम एचसीएफ मानेंगे। ओके, तो यहाँ पे शेषफल अभी 4 आया है ना, तो इस प्रक्रिया को और आगे क्यों बढ़ाते हैं जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 4 नॉट इक्वल 0 ना, 4 0 बराबर नहीं है, इसलिए अब नए भाजक 24 और नए शेषफल 4 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर निम्नलिखित प्राप्त करते हैं ना। इस रूप में हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे हमें 24 और 4 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, यानी कि जो 24 है वो अपना यहाँ पे भाज्य बनेगा और जो 4 है अपना वो यहाँ पे भाजक बनेगा। ओके, तो यहाँ पे हम जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा 24 है वो अपना भाज्य बनेगा और जो अपना 4 है वो यहाँ पे भाजक बनेगा ना। तो यहाँ पे हम रख देंगे वैसे ही सिंपल सा 24 और यहाँ पे 6 बार में 24, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया ना, तो वही तुम्हें प्रक्रिया करना था। तो अब इसको हम यूक्लिड विभाजन की प्रमेय के रूप में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 24 बराबर 4 गुणित 6 प्लस 0। ओके, जब हम इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे ओके, तो हमारा ये इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन की प्रमेय के रूप में प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम शेषफल 0 को प्राप्त कर लिए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको इस साइड लिख लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि 24 बराबर 4 गुणित 6 प्लस 0। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे शेषफल अपना 0 प्राप्त हो गया। जब यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया, बस हमें इसी की तो आवश्यकता थी दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमें इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता है। और जैसे ही शेषफल 0 आ जाएगा तो ना, जैसे ही शेषफल हमारा 0 आ जाएगा तो वहां भी जो हमारा भाजक होगा उसी को हम बोलेंगे कि हमारा एचसीएफ है, ठीक है ना, और इस प्रक्रिया को यहीं पे समाप्त करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भाजक के रूप में हमारे सामने 4 प्राप्त है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एचसीएफ बराबर 4 प्राप्त हो गया ना, कि एचसीएफ बराबर हम लिख देंगे अतः यहाँ पे हम लिख देंगे कि 4052 12576 का एचसीएफ बराबर 4 आंसर है ना। अब यहाँ पे हमने 4052 और 12576 क्यों लिखा दोस्तों, हमने इसलिए लिखा भैया क्योंकि हमें इसी का तो एचसीएफ निकालना था, हम इसी का तो एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, इसी का एचसीएफ तो यहाँ पे 4 आया है, तो इसलिए इसको लिखना आप सही बात है। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब देखो दोस्तों हम लोगों ने किस प्रकार से यहाँ पे यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है उसका प्रयोग करके ना, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने कैसे एचसीएफ निकाला ना। और क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एल्गोरिथम का उपयोग करके एचसीएफ को निकालने की एक प्रक्रिया है, एक विधि है ना, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने की एक प्रक्रिया है, एक विधि। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं दोस्तों। तो आप लोगों ने अच्छी प्रकार से सीख लिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ओके, देखो दोस्तों अब यहाँ पे आप लोग ये समझ लो कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, क्योंकि वो यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका है उसका उपयोग करके और जो एल्गोरिथम है उसका उपयोग करके एचसीएफ को निकाला जाता है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेना है इस तरफ से। ये हमारे लिए ये साइड जो है ये पूरे रफ एरिया है ना, हमारे लिए ये रफ एरिया है, क्योंकि हमें सिर्फ जो यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका के रूप में हमें ये रफ कार्य में प्राप्त हो रहा है, हमें उसी को उठा के यहाँ पे इस साइड में रखना है, और बाकी से हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना नहीं है, यानी कि हमारा रफ एरिया है। ओके, इससे हमें मतलब नहीं है, यानी कि जो रफ एरिया करने पर, रफ कार्य करने पे
हमें जो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका के रूप में यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप में जो मान प्राप्त हो रहा है, हमें वहां से सिर्फ उन्हीं को लेना है और बाकी को छोड़ देना है। बाकी से हमसे कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो कर रहे थे, जो हमारा भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप में प्राप्त हो रहा था मान, बस हम उसी को यहाँ से उठा के रख रहे थे और बाकी ये सब जो है इसे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको तरफ पे ही छोड़ देते हैं। ओके। और यहाँ पे जो ये प्रक्रिया है ना, यहाँ पे जो प्रक्रिया है रफ एरिया का, अब रफ एरिया वाला जो है आप एक साथ में करते जाइए सीरियल से, क्योंकि उसके साथ में ही तो आता है। यहाँ पे रख के करते जाइए या अलग अलग भाग करके करिए, इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके। यानी कि रफ कार्य में जो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में है, सिर्फ हमें उसी को रफ कार्य में से उठा के लेना है इस रफ, और बाकी यहाँ पे जो भी बचा है उसको हमें वैसे ही छोड़ देना है। यानी कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारा रफ कार्य है। ओके। क्योंकि हम यहाँ पे सीधा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की तरह एचसीएफ को निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिथम का उपयोग करके एचसीएफ को निकाला जाएगा। तो आप सही, यानी कि जाहिर सी बात है कि प्रमेयिका का प्रयोग होगा, तो प्रमेयिका को बनाने के लिए हमें रफ कार्य करना पड़ता था। ओके। तो रफ कार्य से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें प्रमेयिका यानी कि रफ कार्य जो हमें प्रमेयिका प्राप्त हो रही है उसी को सिर्फ हमें लेना है। ओके। और यहाँ पे जो भी रफ कार्य है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इतना तो क्लियर हो गया। ओके दोस्तों। और यहाँ पे रफ कार्य में जो हम लोग कर रहे थे, अब चाहे हम लोग स्टेप बाय स्टेप अलग अलग रख के भाग करके एक एक स्टेप को प्रमेयिका के रूप में प्राप्त करके यहाँ रखें, या यहाँ पे जैसे ये स्टेप आ गया, फिर यहीं से हम अगला स्टेप शुरू कर दें, फिर यहीं उसको रख दें प्रमेयिका के रूप में लिखिए, फिर यहाँ पे प्राप्त हुआ तो अगला स्टेप यहाँ से लेके हम फिर उसको प्रमेयिका के रूप में हल करके रखें। इस तरह से चाहे हम हल करें या हम अलग अलग भाग देके अलग अलग मान को प्राप्त करके और उसको प्रमेयिका के रूप में रख के यहाँ पे अलग अलग यानी कि यहाँ पे रखें साइड अपने जो यहाँ पे एल्गोरिथम में जो हल कर रहे हैं उस में। ओके। तो इसलिए दोस्तों हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम अलग अलग भाग करके प्रमेयिका के रूप में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में उसको प्राप्त करें, भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल के रूप में, या हम उसको एक साथ में रख के हल करते जाएं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। इतना तो क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। और हमें इसको नहीं लेना है, सिर्फ हमें इसी को लेना है, यानी कि हमारा मेन रूप से यही हुआ, ठीक है ना, वो होगा अपना रफ कार्य। अच्छा, इतना तो बात क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम चर्चा और कर लेते हैं दोस्तों, कि जैसे हम यहाँ पे 4052 और 12576 को देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके इसको हल कर रहे हैं ना। तो दोस्तों क्योंकि जो एल्गोरिथम होता है अपना वो स्टेप बाय स्टेप होता है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो हमने स्टेप बाय स्टेप जैसे यहाँ पे किया 12576 को रखा ना, और फिर यहाँ पे इसको हल किया, फिर यहाँ पे हमने लिखा उसको कि क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा कि क्योंकि जब उसको हमने हल किया एक स्टेप को तो हमने लिखा क्योंकि 420 बराबर 0 नहीं है, इसलिए हम नए भाजक 4052 और नए शेषफल 420 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर प्राप्त करते हैं। फिर हमने इस स्टेप को हल किया। ओके। फिर इस स्टेप को हमने यहाँ पे लिखा कि 272 यानी कि इसमें जो हल करने पे जो मान प्राप्त हुआ उसको हमने यहाँ पे लिखा कि चूंकि 272 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए नए भाजक 420 और नए शेषफल 272 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर हम लिखित प्राप्त होते हैं। क्योंकि हमें अपने यहाँ पे यानी कि यहाँ पे हमारा जो मेन काम है, मेन काम यही है कि हमें जीरो जो हमारा शेषफल है हमें किसी भी तरह से जीरो लाना है। तो उसी प्रक्रिया को हम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि जीरो प्राप्त करने के लिए हमारा मकसद यही है कि हम किसी भी प्रकार से उसको यानी कि इस यूक्लिड एल्गोरिथम का उपयोग करके हम जीरो शेषफल तक पहुँचे, यही हमारा काम है ना। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। फिर यहाँ पे हम लोग अगर थर्ड स्टेप देखते हैं तो यहाँ पे फिर 420 को इतना रखे ऐसे हल किए, फिर यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि 272 और यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ना कि अब नए भाजक 272 नए शेषफल पर 148 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर लिखित प्राप्त होते हैं। जब हमने इतना किया फिर यहाँ पे 124 के बराबर 0 नहीं आया जब शेषफल, तो फिर हमने वही लिखा यहाँ पे कि अब नए भाजक 148 और नए शेषफल 124 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर लिखित प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेप हम लोगों ने किया, फिर यहाँ पे 24 बराबर 0 नहीं आया तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा वही कि अब नए भाजक 124 और नए शेषफल पर 24 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर निम्नलिखित प्राप्त होते हैं। तो ये स्टेप किया, फिर हम लोगों ने उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा। तो दोस्तों क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है या जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, तो जो एल्गोरिथम होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। क्या
हम एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप होता है ना, तो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो और जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करते हैं तो उसमें भी स्टेप बाय स्टेप ही होगा ना, स्टेप बाय स्टेप होगा। तो वही हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप किया है। और यहाँ पे जो हमने ये हिंदी में इस चीज़ को लिखा है, यानी कि जैसे हमने एक स्टेप को किया, फिर यहाँ पे उस जो वहाँ पे उसका शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं आया है, ज़्यादा है, तो इसलिए उस स्टेप को हमने यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे जो हमने इसमें किया ना, हमने यहाँ पे लिखा कितना बराबर नहीं है, इसलिए नए भाग यानी कि भाजक और नए शेषफल को लेकर क्रमिका का प्रयोग करें। तो यहाँ पे हमने इस स्टेप को हिंदी में लिख दिया। फिर यहाँ पे जब इतना किया तो हमने फिर अगला स्टेप यहाँ पे किया, फिर अगले स्टेप को हिंदी में लिख दिया, फिर अगला स्टेप किया, फिर यहाँ पे हिंदी में लिखा, अगला स्टेप किया हिंदी में लिखा, अगला स्टेप किया हिंदी में लिखा। तो इस तरह से जो हम यहाँ पे हिंदी भाषा में इस चीज़ को लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम जिस स्टेप में हम जो काम कर रहे हैं, जो प्रक्रिया लगा रहे हैं ना, हल करने के बाद जो हमारा प्रारूप प्राप्त हो रहा है, हम उसको यहाँ पे लिख रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम उसी चीज़ को यहाँ पे लिख रहे हैं जो हमने किया इस स्टेप में। किसी भी स्टेप में ले लो, क्योंकि सब लिखा गया है, तो हम जिस स्टेप में जो प्रक्रिया कर रहे हैं ना, उसी को यहाँ पे उसी के बारे में उस स्टेप में हिंदी भाषा में लिख रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो तो स्टेप बाय स्टेप हुआ। जैसे यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे फाइनल हुआ ना, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ ना, और यहाँ हुआ, इसी प्रकार से। और हमारा हल हुआ, हमारा ऐसे आ गया ना 4 आंसर। और स्टेप के बाद हम लोगों ने हिंदी में उसको लिखा भी, यानी कि शेषफल कितना आया कितना नहीं, उस चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा भी ना, हम लोग लिखते भी गए उस चीज़ को, उस प्रक्रिया को। तो यहाँ पे हम लोग जो उस प्रक्रिया को लिख रहे हैं हिंदी भाषा में ना, इसका मतलब यही हुआ कि जो हम लोगों ने स्टेप में किया है उसी के बारे में, उसी का जो मेन प्रारूप प्राप्त हो रहा है, उसी को यहाँ पे हम लोगों ने हिंदी में लिखा कि शेषफल 0 के बराबर आया है या नहीं ना, इस चीज़ को हमने लिखा है। तो दोस्तों जो हमारा मेन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो यही है कि चाहे तो हम स्टेप बाय स्टेप करें और इसको न लिखें ना, इसको न लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा एल्गोरिथम जो है वो यही स्टेप बाय स्टेप है। और ये जो हमने हिंदी फॉर्मेट में लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने स्टेप बाय स्टेप में किया है ना 0 प्राप्त करने के लिए, 0 प्राप्त हुआ या नहीं, तो उस चीज़ को हम लोगों ने बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप के बाद उस चीज़ को भी हिंदी में हमने लिख दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो यही है इसका ओ। अगर हम इस चीज़ को नहीं लिखते हैं और हम अपने मान को सीधे स्टेप बाय स्टेप रख के हल कर लेते हैं एचसीएफ को, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना तो क्लियर है ना कि अगर कहीं भी हल हुआ है और डायरेक्ट सिर्फ हल हुआ है मेथड से स्टेप बाय स्टेप और वहाँ पे ये फॉर्मेट नहीं लिखा गया है, तो उसको देख के आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा ना, उसको देख के आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, कि यहाँ पे लिखा गया या नहीं। इसके कहने का मतलब यही हुआ कि यानी कि हमने जिस स्टेप में जो कार्य कर रहे हैं 0 प्राप्त करने के लिए, तो हमारा 0 के बराबर जितना आया है या नहीं आया है, उस प्रक्रिया को हम यहाँ पे लिख रहे हैं और यही प्रक्रिया हम बार बार करते आ रहे हैं और लिखते आ रहे हैं। तो इसके कहने का मतलब यही हुआ, हम उसको लिखें या न लिखें उससे हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लिखे रहने से हमें यही बताता है कि हमने इस प्रक्रिया में क्या किया है और हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है ना, यही यहाँ पे वो दर्शा रहा है। ओके, तो इसको लेके आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है ना, और अपना स्टेप बाय स्टेप भी हल कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कि यहाँ पे नहीं, अगर किसी में नहीं लिखा रहता आप लोग उससे कंफ्यूज हैं। ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये था अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ओके, तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को बहुत ही बारीकी से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और अगले वीडियो के लेक्चर में हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। ये हमारा था प्रथम एग्जाम्पल अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही रखना चाहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।